हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। आज अपन एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, बहुत अंडररेटेड है। पर इसमें से उतने ही ज़्यादा सवाल आते हैं और उतने ही ट्रिकी सवाल भी आते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं कहूँगा, लेकिन अक्सर ये क्वेश्चंस को अपन सॉल्व नहीं कर पाते जब एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। तो इसी वजह से काफ़ी बच्चों ने मेरे पास मैसेज भेजा कि सर आप इस टॉपिक को एक बार प्लीज़ बना के भेजो, एक बार इस टॉपिक पे बना के लेक्चर्स डालो। तो आज हम उस टॉपिक को देखते हैं और समझते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं और अपन उसको अप्रोच कैसे करना चाहिए। राइट, इस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशंस। राइट बच्चों, ये 12th का टॉपिक है जिसका नाम है सॉल्यूशंस। ठीक, अब सॉल्यूशन हम सबको पता है, दो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के। राइट, एक होता है अपने पास सोल्यूट और एक होता है हमारे पास सॉल्वेंट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, तो लेट्स से अगर हमने कोई दो कंपोनेंट ले लिए ए और बी, और मान लो ए का अमाउंट बी के अमाउंट से ज्यादा है। अगर ऐसा है कि ए का अमाउंट बी के अमाउंट से ज्यादा है, तो आप कहोगे सर ये सॉल्वेंट है और ये सोल्यूट है। बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर उल्टा हो जाए, एक्स ए का अमाउंट एक्स बी से कम हो, तो आप कहोगे ये सॉल्वेंट है और ये सोल्यूट है। बिल्कुल सही बात है। ये कब है बच्चों, ध्यान देंगे, ये तब है जब हम बात कर रहे हैं लिक्विड इन लिक्विड, जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में पड़ा हुआ है। जब ऐसा है तब हम कह सकते हैं कि ये बात सच है। जैसे मान लो मैंने ले लिया वाटर प्लस इथेनॉल। राइट, तो मैंने जब ये एग्जांपल लिया है तब आप कह सकते हो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, जिसका अमाउंट ज्यादा वो सॉल्वेंट। बच्चों यहाँ पे एक तीसरा केस भी बन सकता है। मान लो दोनों बराबर हो गए, तो तब क्या करोगे आप? तब तो आप ये भी नहीं कह सकते इसका अमाउंट ज्यादा उसका अमाउंट ज्यादा, क्योंकि दोनों तो बराबर है। कैसे? जैसे मान लो मैंने इसको भी 50% ले लिया और इसको भी 50% ले लिया, तो अपन उस केस में क्या करते हैं? इस केस में बच्चा बहुत नॉर्मल है, आपको बस ये करना है, बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम हो, बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम हो, हम उसको क्या बना देते हैं? सॉल्वेंट बना देते हैं। बिल्कुल, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है, क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। तो आपको सर जिसका ज्यादा, अरे तो भैया हम समझते हैं ना, मूर्ख थोड़ा ना है, कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम वो सॉल्वेंट, तो बचा हुआ क्या होगा? बचा हुआ होगा सॉल्यूट। राइट, तो जब भी ऐसा सिनेरियो आए तो आप ध्यान रखोगे, हम इस तरीके से डिसाइड करते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वाटर से, तो यहाँ पे वो हो गया सॉल्वेंट, और वाटर हो गया, देखो भैया वाटर भी सोल्यूट हो सकता है, ऐसा नहीं है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, पर यहाँ पे वो कैसे बिहेव कर रहा है? यहाँ पे बिहेव कर रहा है सोल्यूट की तरह। क्यों? जब ये दोनों बराबर हैं, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम वो हमारे लिए क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। आई होप आपको ये बात समझ में बहुत बढ़िया से आ रही होगी। ठीक है, और बच्चों ये तो तब ना जब लिक्विड इन लिक्विड। अब मान एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। राइट, सोल्यूट सॉल्वेंट क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि जब सॉल्यूशन चैप्टर है तो सोल्यूट सॉल्वेंट नहीं समझ में आएगा तो चैप्टर कैसे होगा भाई फिर? तो पहले अपन ये सोल्यूट और सॉल्वेंट समझ लेते हैं। अब मान लो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया हनी का। राइट, मैंने ले लिया हनी का एग्जांपल। राइट, तो हनी में आपको पता है बच्चों क्या होती है? शुगर होती है। राइट, आर्टिफिशियल हनी की बात करूं, और वाटर। राइट, आपको पता है कि हनी में वाटर का परसेंटेज कम होता है। राइट, तो वाटर का जो परसेंटेज है वो शुगर के परसेंटेज से कम होता है। राइट, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप कहोगे सर वाटर जो है वो क्या हो जाएगा? वाटर सोल्यूट हो जाएगा और शुगर सॉल्वेंट हो जाएगा। पर आप सबको पता है यहाँ पे कि वाटर क्या है? यहाँ पे सॉल्वेंट है, और शुगर क्या है? यहाँ पे सोल्यूट है। राइट, मतलब जो बात आप मेरे से कह रहे थे कि सर जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट, जिसका कम होगा वो सोल्यूट, वो सच नहीं है हर जगह पे। आप ऐसे देखो, आपको कैसे देखना चाहिए, जब भी कोई कंपोनेंट किसी मिक्सचर की मैं बात करूं जो बना हुआ है, तो मिक्सचर जिस फाइनल फेज में है उस फेज को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। और आपको पता है हनी किस फॉर्म में होती है? सेमी लिक्विड फॉर्म में होती है। इसी वजह से इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट मैंने वाटर को क्या बोल दिया है? सॉल्वेंट, और शुगर को क्या बोल दिया है? सोल्यूट। तो बच्चों ध्यान देंगे, हम फाइनल फेज का ध्यान रखते हैं। अगर फाइनल फेज सॉलिड होता तब तो मैं शुगर को सॉल्वेंट कह सकता था, लेकिन फाइनल फेज क्या है? सेमी लिक्विड या लिक्विड, इसकी वजह से मैं क्या कहूंगा? मैं वाटर को ही सॉल्वेंट कहूंगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट विच इज प्रेजेंट हियर। राइट, तो आप हमेशा ध्यान रखोगे, इस तरीके से हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों सोल्यूट सॉल्वेंट की परिभाषा। सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? गैस एंड लिक्विड भी हो सकता है बच्चों, बहुत सारी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होती हैं, इसको आप आगे जाके पढ़ते भी हो सरफेस चैप्टर में। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। हम कह रहे बहुत ज्यादा उस पर नहीं जा रहे क्योंकि फिलहाल हमें इस चैप्टर को डील करना है। ओके, तो आई होप आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब तो समझ में आया होगा। राइट,
अब जो है एक इंपॉर्टेंट बात है, राइट, उसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। अब मान लो भाई एक कंटेनर है मेरे पास, उसमें कोई सॉल्वेंट है, राइट। लेट्स से मैंने वाटर ही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैंने वाटर को ले लिया, राइट, और मैंने उसको हीट करना शुरू किया, राइट, मैंने उसको हीट करना शुरू किया, राइट। तो मैंने उसको जब हीट करना शुरू किया होमोजीनियसली, तो क्या होगा भाई, इसके जो वेपर्स हैं वो बनने लगेंगे। आप देखोगे यहाँ से वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो वेपर्स यहाँ पे इवेपोरेशन होना लगेगी, बिल्कुल सही बात है। तो आप देखोगे कि जब मैं ऐसा करूंगा तो क्या हो रहा है, वाटर लिक्विड फेस इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा, वाटर इन वेपर फेस, राइट। ठीक है बच्चों, तो भाई ऐसा ही तो हो रहा होगा, जब मैं इसको हीट करूंगा तो कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स वेपराइज होंगे। क्यों? बहुत सिंपल सी बात है, आप सबको पता है जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, राइट, राइट। और जब मैं उसको बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई करूंगा तो उनके पास इतनी सफिशिएंट जब एनर्जी हो जाती है कि वो उस सरफेस को एस्केप कर सके। जब वो उस सरफेस को एस्केप कर सकें, एस्केप क्यों करना चाहेंगे बच्चों? आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, अनगिनत, हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो उनके आपस में बहुत सारे कोलिजन्स हो रहे होंगे वहाँ पे, तो वो उन कोलिजन्स को अवॉइड करना चाहते हैं। बहुत तरीके के कोलिजन्स होते हैं जिसको वो अवॉइड करना चाहते हैं। तो जैसे ही उनको सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी मिनिमम एनर्जी, जिसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हो, वो मिलती है, तो वो उतनी हीट लेके वेपर के फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं, राइट। अब ऐसा नहीं है कि वो वहां जाके खुश होंगे। जब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर में चले जाएंगे तो आपको पता है फिर वेपर में भी कंपटीशन डेवलप होगा, वेपर में भी कोलिजन्स होंगे। इसी वजह से अगर मैं इसको यहां से क्लोज कर दूं तो आप देखोगे जब ये वेपर में आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स तो यहां पे भी कोलिजन होगा। अब ये आपस में टकरा के एक समय के बाद वापस वाटर में ट्रैवल करने लगेंगे, ठीक। और ये वही समय है बच्चों जब ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ होगा। तो मैं इसलिए इस इक्विलिब्रियम को यहाँ पे लिख रहा हूं। इस इक्विलिब्रियम के अटेन होने के बाद रेट ऑफ evaporation will become equal to rate of condensation। हम सबको पता है बच्चों कि rate of evaporation rate of condensation के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक समय के बाद जो कोलिजन्स हैं वो गैसियस फेज में भी बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल अब एस्केप करने की कोशिश करेंगे वापस लिक्विड, राइट। और बच्चों ये प्रोसेस क्या होती है? ये प्रोसेस होती है डायनामिक। हम सबको पता है ये इक्विलिब्रियम डायनामिक है, मतलब ऐसा नहीं हुआ एक समय पे वो एक ही जगह रह रहे हैं, ये ऊपर नीचे थ्रू एंड फ्लो, बैक एंड फ्लो मूवमेंट करते रहते हैं, राइट। जिसकी वजह से उनको थोड़े समय के लिए खुशी मिलती है कि ठीक है हम कम एनर्जी के स्टेट को अचीव कर पाए, पर फिर से कोलिजन्स होने लगते हैं और फिर से वो दूसरे फेज में जाने के बाद यही महसूस करते हैं कि मैंने फिर से कम एनर्जी का स्टेट असाइन कर लिया। तो ये थ्रू आउट चलती रहती है, राइट। ये डायनामिक है। पर अगर आप बेयर आइज से देखोगे तो आपको ये बात पता नहीं चलेगी, आपको लगेगा ये स्टैटिक हो गया। ये इक्विलिब्रियम की खासियत भी होती है। अच्छा, तो ये बच्चों रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो गया। बच्चों अगर ध्यान देना किसी भी जगह पे, राइट, यहाँ पे मैं क्योंकि आपको इवेपोरेशन बता रहा हूँ, किसी भी जगह पे लेट्स से मैं मेल्टिंग की बात करूँ, चाहे मैं सब्लिमेशन की बात करूँ, चाहे मैं इवन वेपराइजेशन की बात करूँ, तो इक्विलिब्रियम किसका होता है? इस इक्विलिब्रियम होता है बच्चों सॉल्वेंट इन लिक्विड फेस इज इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्वेंट इन वेपर फेस। सोल्यूट का कोई रोल नहीं होता बच्चा, सोल्यूट इफेक्ट कर सकता है पर सोल्यूट के इक्विलिब्रियम की बात नहीं होती है। सॉल्वेंट इन वेपर फेस इज इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्वेंट इन लिक्विड फेस, इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्वेंट इन वेपर फेस। ये बात आपको खासा ध्यान रखनी है, ये सवाल पूछा जा चुका है एक बार। तो थ्रू आउट दिस चैप्टर हम जिस भी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे वो सॉल्वेंट का होगा। चाहे मैं मेल्टिंग की बात करूंगा तब भी क्या होगा, सॉल्वेंट इन सॉलिड फेस विल बी इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्वेंट इन लिक्विड फेस, राइट। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम जरूर लिखेंगे पर वो सॉल्वेंट का होगा। फिर से बोल रहा हूं, सोल्यूट की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, राइट। तो बच्चों इस इक्विलिब्रियम का अगर मैं के लिखना चाहूं तो मैं केपी कैसे डिफाइन करूंगा? मैं केपी डिफाइन करूंगा प्रेशर ऑफ वाटर, राइट। और क्योंकि उसको तो हम यूनिटी ले लेते हैं, राइट, उसको मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाटर। ये बात आपको पता है, राइट। तो इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर डेवलप हुआ होगा मैं उसी को क्या कह देता हूं बच्चों, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों? प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इन
प्रेशर ऑफ एनी सॉल्वेंट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड व्हिच इज प्रेजेंट, राइट। तो जिस समय इक्विलिब्रियम अटेन हो गया हो उस समय वो सॉल्वेंट जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, यहाँ पे जो प्रेशर उस समय एक्सर्ट हो रहा होगा बच्चों, उसी को हम क्या कह देते हैं, वेपर प्रेशर कह देते हैं। ये कब हुआ, एट, ये कहां पे, एट इक्विलिब्रियम, राइट। तो इक्विलिब्रियम पे ऐसे कहते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस किसी और जगह पे हम इसको क्या नाम देंगे बच्चों, किसी और जगह पे हम इसको नाम देंगे क्या, हम इसको बोल देंगे पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद हम उसको उसी को बोल देते हैं वेपर प्रेशर, और जब तक इक्विलिब्रियम नहीं अटेन हुआ होता है हम उसी को क्या बोल देते हैं, पार्शियल प्रेशर। बच्चों एक बहुत बड़ी गलती हम यहां पे करते हैं, वेपर प्रेशर कोई सरफेस फिनोमेना नहीं है। अगर आप बोलोगे कि वेपर प्रेशर क्या सरफेस फिनोमेना है, नहीं भैया, वेपर प्रेशर सरफेस फिनोमेना नहीं है, राइट। मतलब वेपर जो है वो सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, सरफेस एरिया पे, साइज शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर आप मेरे से बोलोगे क्या सर वेपर प्रेशर सरफेस फिनोमेना है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो सरफेस एरिया पे, शेप, साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, वो गलत है। एक्चुअली में सरफेस फिनोमेना कौन सा है, एक्चुअल में सरफेस फिनोमेना है बच्चों इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का आउटकम है ना बच्चों, आउटकम थोड़ा ना वो है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, यस। इसी वजह से आप कहते हो कि ये सरफेस एरिया पे, शेप पे, साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। पर वेपर प्रेशर बच्चों हम ध्यान रखेंगे सरफेस फिनोमेना बिल्कुल भी नहीं होता है। नहीं का मतलब नहीं होता है। आई होप आपको यहां तक ये वाली बात, ये कहानी आपको समझ में आई होगी, राइट, ओके। तो यहीं पे मैं कह सकता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आप सबको पता है। बॉइलिंग पॉइंट वो होगा जब वेपर प्रेशर, राइट, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट को यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करूं तो जब ये वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, सो द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। तो जब आप यहाँ देख सकते हो वेपर प्रेशर कुछ और नहीं केपी है, तो मैं कह सकता हूँ जब केपी एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए उस समय हम उसको बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों ये तो डेफिनेशन होगी बॉइलिंग पॉइंट की, जिसको हम आगे जाके इस्तेमाल भी करेंगे, राइट। तो फिलहाल मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्यों बताया, समझते हैं इस बात को। मान लो मैंने एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज किया, मैंने क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर को घटाया। एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप सबने ली चैटलेर प्रिंसिपल पढ़ा, मैंने एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज किया, राइट। तो आप सबको पता है ली चैटलेर कहता है, या मान लो मैंने इस सिस्टम के प्रेशर को डिक्रीज किया, राइट। ये सिस्टम अभी फिलहाल मैं ओपन मान रहा हूँ या क्लोज है, तो मैंने सिस्टम के प्रेशर को डिक्रीज किया, मैंने प्रेशर डिक्रीज किया, राइट। और अगर मैंने प्रेशर डिक्रीज किया तो ली चैटलेर कहता है कि ये इक्विलिब्रियम ज्यादा एंट्रोपी की तरफ जाएगा, और आपको पता है ज्यादा एंट्रोपी कहाँ है, वेपर की तरफ होती है। तो ली चैटलेर कहता है कि प्रेशर डिक्रीज करने पे ये सिस्टम का इक्विलिब्रियम किधर रन करेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल्स बनाने की कोशिश करेगा ताकि वो उसको कॉम्पनसेट कर पाए, राइट। तो अच्छा, मैंने प्रेशर डिक्रीज किया, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो मैंने चेंज किया ही नहीं। तो आप जब ये देखो, जब मैंने प्रेशर डिक्रीज किया तो उसी टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर में चेंज हो गया, उसी टेम्परेचर पे लिक्विड किस में चेंज हो गया, वेपर में चेंज हो गया। जिसकी वजह से मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, राइट। तो यहां से भी आप लिंक कर सकते हो इस बात को कि जब मैं एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करूं या प्रेशर घटाऊं, बढ़ाऊं तो क्या होगा। तो मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको बच्चों, आप इक्विलिब्रियम को समझो बस। मैंने प्रेशर घटाया, फॉरवर्ड गया, उसी टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर में चेंज हो गया। ये तभी हो सकता है जब बॉइलिंग पॉइंट घट गया। भाई पहले 4 डिग्री था या पहले 40 डिग्री था, राइट, तो वो वेपराइज हो रहा था। अब मैंने प्रेशर घटाया तो वही 40 डिग्री की जगह, भाई अब 40 डिग्री पे उसको जितना वेपर में कन्वर्ट होना चाहिए था वो उससे ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज हो गया, राइट। वो 40 की जगह 38 या 36 जो भी हो चुका होगा वो चेंज हो जाएगा। सो व्हेन यू डिक्रीज द प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज मैं आपसे कह सकता हूँ मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। आप फिलहाल उस एलिवेशन और डिप्रेशन की बात मत करना, वो एक अलग चीज़ है। मैं यहाँ पे आपको एक डिफरेंट चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों आप यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। आई होप आपको ये बात समझ में बड़े अच्छे से आ गई, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर है, क्योंकि हमें यही सब चीज़ें आगे जाके चैप्टर में इस्तेमाल करनी होती, ठीक है।
अब बच्चों इस चैप्टर में एंटर करने से पहले आपको ना कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। वो कुछ चीजें क्या है? उन कुछ चीजों का नाम है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स आप ये 11th के पहले पहले चैप्टर में पढ़ते हो और कितना समझ में आता है ये तो आप सबको पता ही है, तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। कॉन्फिडेंस बड़ा होता है इसमें कि हाँ बिल्कुल समझ में आया, बहुत अच्छे से। वो देखते हैं, एक होता है मोलारिटी, एक होता है मोलालिटी। मोलालिटी तोतला भाई, राइट? मोलालिटी, राइट? तोतला वाला भाई, तो मोलारिटी को तोतला के बोलो मोलालिटी। एक होती है आपकी नॉर्मैलिटी, राइट? एक होती है आपकी मोल फ्रैक्शन, राइट? एक होगा वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन भी पढ़ लेते हैं, राइट? तो इतनी सारी चीजें आप सब पढ़ चुके होंगे, राइट? ये चीजें कितनी क्लियर हैं ये इस चैप्टर को डिसाइड करने वाली हैं, राइट? तो मैं चाहता हूँ आप इन सारी चीजों पे क्लियर रहो, राइट? अक्सर हमें क्या रहता है, अपने को बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, हाँ इनके सवाल में कौन सी बड़ी बात है। मोलारिटी, मोलारिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्ट, ये नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसमें क्या है सर? ये तो अच्छा नहीं, तो बड़ी आसानी से कर लेंगे। अक्सर बच्चे यही बोलते हैं, राइट? मैं छोटी सी बात बताता हूँ, दिक्कत कहाँ आती है, राइट? दिक्कत आती है सवालों में। सवालों पे चलते हैं, राइट? ठीक, बहुत बढ़िया। एक से पहला सवाल, मेरा पहला सवाल है कैलकुलेट मोलैलिटी, तोतला वाला, ऑफ 1 मोलर एक्वस यूरिया solution, aqueous urea solution having density is equal to 1.2 grams per ml, grams per cc। तो कह रहा भैया मुझे मोलारिटी निकाल के दिखाओ जब मोलारिटी 1 मोलर है यूरिया की और डेंसिटी जो है वो 1.2 ग्राम पर ml है। ओके, तो अगर मैं आपसे बोलूं आप थोड़ी देर वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालो, तो आप देखोगे इतना सिंपल फॉर्मूला होने के बावजूद भी हम इस सवालों में फंसते हैं। या तो देखो एक तरीका वो है कि आपने फॉर्मूला रट रखा है, वो MM2 अपॉन DM2 1000 इंटू मल्टीप्लाई करके माइनस फलाना ढिमकाना करते थे हम वहाँ पे, या तो आपको वो फॉर्मूला रटा हुआ हो। अब भगवान ही को पता है कि इस पेपर के समय आपको फॉर्मूला कितना ध्यान आएगा, राइट? तो भगवान ही मालिक है। या तो आप एक्चुअली में लॉजिक पिट किए, तो लॉजिकली कैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे? देखो बहुत आसान है, देखो 1.2 ग्राम 1 ml में अपन कितने की बात कर रहे हैं? 1 मोलर की। तो 1 मोलर हम सबको पता है कितना होता है? 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल 1000 ml में, नहीं? तो अपन फिलहाल यहाँ कितने सोल्यूशन की बात कर रहे हैं? 1000 ml सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ 1.2 इंटू 1000 हो जाएगा 1000 ml में। तो मैं कह सकता हूँ एक्चुअली में कितना हो जाएगा? 1200 ग्राम इन 1000 ml, राइट? कह सकता हूँ मैं ऐसे। मुझे मोलालिटी निकालनी है, ये तो पूरे सोल्यूशन का मास, और हम सबको पता है कि सोल्यूशन का मास बराबर क्या होता है? सोल्यूट सॉल्वेंट, राइट? सोल्यूट क्या है? यूरिया। यूरिया का आपको पता है कितना होता है? अपने को पता है 60 होता है। सोल्यूशन का कितना है? 1200 है। सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा? सॉल्वेंट का हो जाएगा, माइनस करने आता है ना भैया, तो माइनस करो। सॉल्वेंट का हो जाएगा 1200 माइनस 60, 1140 ग्राम, राइट? ये हो गया सॉल्वेंट का मास। आपको सॉल्वेंट का मास क्यों चाहिए भैया? सॉल्वेंट का मास ही तो चाहिए ना यार, मोलारिटी निकालनी। अब देखो मोलारिटी में कुछ नहीं करना, मोल तो एक ही रहेगा, तो मोलालिटी तोतला वाला विल बी 1 अपॉन सॉल्वेंट का मास इंटू 1000। 1000 क्यों सर? केजी 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 खेलेंगे तो लगभग 100 अपॉन 114 मोलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 114 मोलल।
अब इसी क्वेश्चन को आप देखो मैंने अप्रोच से सॉल्व किया। अगर आपको देखो फॉर्मूला ध्यान आ जा रहा है तो आप वैल्यू पुट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे फॉर्मूले से मतलब नहीं, मैं तो अप्रोच से सॉल्व करूँ। मैं तो यूनिटरी मेथड का प्रयोग कर रहा हूँ। एक चॉकलेट 1 रुपये की तो 2 कितने की? 2 रुपये की होगी, जब तक आप ऑनलाइन ना मंगाओ अमेजन फ्लिपकार्ट से। तो बच्चों यूनिटरी मेथड का भी भरपूर प्रयोग करने अपने को आना चाहिए, राइट। ये सवाल उल्टा भी पूछ सकता था, बोलेगा बता मेरे को मोलारिटी कितनी है, जब ये मोलारिटी इतनी, तो हो सकता है मोलारिटी देके मोलारिटी पूछे, हो सकता है वैसे वैसा पूछे, तो कुछ भी पूछ सकता है, राइट। इसमें किसी तरीके की आई होप आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो इसको इस तरीके से हम अप्रोच करते हैं। अब आप देख लो वहाँ पे आप जो सवाल सॉल्व करते हो, तो ये जो सवाल है, सवाल बहुत सिंपल है, फर्क ये है कि आप किस लेवल पे उसको लेके जा सकते हैं, राइट। एक और सवाल देखता हूँ आपको। मान लो कह रहा है कि फिर से एक्वस यूरिया सॉल्यूशन जिस एक्वस यूरिया सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन क्या है, वो 0.4, राइट। तो 0.4 मोल फ्रैक्शन है एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, राइट, जिसकी डेंसिटी फिर से कितनी दी हुई है, 1.2 ग्राम पर ml। अब वो आपसे कह रहा है मुझे मोलारिटी दोनों निकाल के दिखाओ, राइट। तो ऐसे केसेस में अपन क्या करेंगे, राइट। भाई इस केस में अपन क्या करेंगे, इस केस में आप क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन से पहले मोल निकालोगे, फिर मोल की वैल्यू पुट करोगे, फिर मास पुट करोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको पता है मैथ्स में लेट नाम का एक शब्द होता है, तो अपन उसी लेट को कर लेते हैं। तो लेट भैया मोल्स ऑफ यूरिया बराबर 4, और मुझे मोल फ्रैक्शन 0.4 लाना है। तो बच्चों मैं मोल्स ऑफ वाटर एक्वस बोला है, तो मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 6। ये वाटर के मोल्स हो गए और ये यूरिया के मोल्स, राइट। अगर ऐसा है तो यूरिया के कितना मास हो जाएगा, 240 ग्राम, ठीक। और वाटर का मास कितना हो जाएगा, वाटर का मास हो जाएगा 108 ग्राम, राइट। अपन देखें अपन को क्या करें। अब अगर मैं मोलालिटी की बात करूं, मोलालिटी छोटा वाला m कैसे आएगा, मास ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट 4 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ये होगी मोलालिटी। मोलालिटी की बात करूं तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूशन देख लेते हैं, 240 प्लस 108 कितना होता है बच्चों, 348, ये हो गया मास। मुझे क्या चाहिए होती है, वॉल्यूम। अब आपको पता है ना भैया, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, दिस इंप्लाइज दैट वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी। मैं कह सकता हूँ 348 अपॉन क्या हो जाएगा, 1.2 इंटू 1000। अगर आप इसको सॉल्व करने निकलोगे तो 4 इंटू 1200 अपॉन 348 मोलर, राइट। इसको हम आराम से तसल्ली से बाद में सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया ना बच्चों, वॉल्यूम हो जाएगी ना, तो मैं राइट, मास अपॉन डेंसिटी विल बी वॉल्यूम, राइट। तो आप चाहे तो मोलारिटी निकालो, डायरेक्टली आ जाएगी, चाहे तो आप मोलारिटी निकालो, वो भी डायरेक्टली आ सकती है। तो बच्चों जब भी आप इस तरीके का कोई क्वेश्चन फेस करो, तो जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन फेस करो तो थोड़ा सा अपने एप्टीट्यूड का प्रयोग करो, ना, थोड़ा लॉजिक भी लगाओ। ऐसे वही नॉर्मल मेथड से घिस घिस के आंसर तो हो सकता ही है, हो सकता ना भी आए, आ भी जाएगा तो भी कोई जीत नहीं है, और नहीं आएगा तो फिर तो हार है ही भैया। तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के अपन ऐसे सवालों को, राइट। एक और सवाल दिखाता हूँ, थोड़ी वेराइटीज आपको दिखा दूँ, आप बाद में आराम से खुद से प्रैक्टिस करते हैं, राइट। मान लो मेरे से पूछता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 90%, ठीक है, 90% NaOH having density is equal to 1.8 is required to produce 100 ml of 20% NaOH having density is equal to 1.2, राइट। लेट्स से ऐसा कोई क्वेश्चन है, आप इसमें डेटा मैंने रैंडम ले लिया है और सवाल भी मैंने बहुत रैंडम बनाया, बस इस तरीके के सवाल आपको बहुत देखने को मिलते हैं, पर जो बहुत आसान सवाल है, आप चाहे तो इसको तोड़ के करो यूनिटरी मेथड से, तो भी हो सकता है, चाहे तो आप लॉजिकली सोचो। ये 90% बच्चों, हाँ
इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं पहले, जब भी परसेंटेज गिवन, राइट, जब भी परसेंटेज गिवन हो वो बाय डिफ़ॉल्ट वेट बाय वेट है। क्या है वो बाय डिफ़ॉल्ट दिमाग में बिठा लो, वेट बाय वेट परसेंटेज है, जब तक मेंशन ना किया जाए, ठीक। और आगे जाके हम एक फिनोमेना पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस। तो जब भी पूरे सवाल में कहीं ऑस्मोसिस नाम का शब्द यूज हो जाएगा तो वो वेट बाय वेट की जगह वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगी, वो मैं आपको तब बता दूंगा। पर नॉर्मली जब भी परसेंटेज गिवन है वो क्या होगी, वेट बाय। तो मैं मान के चलता हूँ ये भी कितनी है, वेट बाय वेट, ये भी कितनी है, वेट बाय वेट। तो बच्चों डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होगी, मास। मास कैसे निकलेगा, v इंटू 1.8, ये हो गया मास। और इसका कितना परसेंटेज है, 90%। इसको कितना बनाना है, बराबर कर दो, कितना बनाना है, 1.8 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू कितना, 20%। बस आपको भी ये चाहिए, आप ये निकाल लो, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। आप कैंसिल करो, वी निकाल लो, वी कैसे निकलेगा, 100 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका 180 इंटू 20 अपॉन 90 इंटू 1.8। आप उसको सॉल्व करो, आपकी वॉल्यूम बड़ी आसानी से आ जाएगी। यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैंने क्या किया, मैंने मास निकाला। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, उसका 90%, फिर से डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास, उसका 20%। आप इक्वेट कर दो, आपको बड़ी आसानी से इस तरीके के सवाल सॉल्व हो जाएंगे। मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत नहीं करने का, फालतू दिमाग और टाइम खोटी नहीं करने का, बहुत बढ़िया। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। आई होप इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत अभी तक नहीं है, राइट। बात समझ में आ रही है, पक्का, बहुत बढ़िया। ओके, हो गया। अब मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, वोलेटाइल सॉल्वेंट। नॉन वोलेटाइल का मतलब हम समझ रहे हैं बच्चों, जो एवापोरेट ना हो सके, और वोलेटाइल का मतलब जो एवापोरेट हो सके। तो मैंने जैसे मान लो नमक पानी में डाल दिया, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला मैंने, वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, पहले तो समझ लेते हैं बच्चों कि मान लो मैंने पानी ले लिया, राइट, और पानी का एक अपना प्रेशर होता है, तो मान लेता हूँ P0 है, जो प्रेशर ऑफ क्या है, सॉल्वेंट, राइट। अब मैंने इसमें से क्या किया, मैंने इसमें से बाहर से एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, राइट। तो बच्चों जब मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करूंगा तो वो कुछ अंदर जाके ऑक्यूपाई करेगा स्पेस, और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा सरफेस पे, राइट। बच्चों ध्यान देते हैं, मैंने आपको पीछे इवेपोरेशन और वेपराइजेशन सारी बात समझाई थी। जो सरफेस के एक्सेस पार्टिकल्स होते हैं, सरफेस एक्सेस पार्टिकल, जिनके पास सरफेस एक्सेस एनर्जी होती है, वो एनर्जी की होती है, वो टेंशन क्रिएट होती है ना, इसको आप सरफेस टेंशन भी कहते हो। तो उस टेंशन की वजह से उनके पास एडिशनल एनर्जी होती है, जिसकी वजह से अगर आप उनको हल्का सा पुश करो तो वो वेपर में चले जाते हैं। आपको ध्यान होगा ये बात। यहाँ पे क्या हुआ, जब ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड हुए, तो क्योंकि उन्होंने कुछ सरफेस का एरिया जाके घेर लिया, तो जाहिर सी बात है जो एक्सेस पार्टिकल थे वोलेटाइल वाले, सो एक्सेस वोलेटाइल पार्टिकल्स, तो आप मानते हो भैया कुछ जगह ऑक्यूपाई करिए, जगह तो फिक्स है, कुछ जगह इन्होंने ऑक्यूपाई करी है, तो मैं कह सकता हूं एक्सेस वोलेटाइल पार्टिकल क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे जो सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। और क्योंकि ये डिक्रीज करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि जितने अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स पहले वेपर में जा रहे थे, उतने अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स अब वेपर में नहीं जाएंगे, क्योंकि उतने अमाउंट ऑफ पार्टिकल मतलब एक्सटेंट ऑफ वेपराइजेशन को वो कम कर देंगे। पहले ज्यादा जा रहे थे, अब मैं कहूंगा अब क्या करेंगे, अब कम जाएंगे, राइट। क्योंकि पार्टिकल्स कम जा रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं बच्चों बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से मैं कह सकता हूं कि इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। जब भी आप एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को वोलेटाइल में ऐड करते हो, सरफेस एक्सेस पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, इसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो कम होंगे, तो इक्विलिब्रियम डिफरेंट अचीव होगा। इक्विलिब्रियम अब आप देखोगे तो रिड्यूस्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल्स टू रिड्यूस्ड रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो रिड्यूस्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू नाउ रिड्यूस्ड रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये नया इक्विलिब्रियम होगा जहां पे आप ये लिखेंगे, राइट। तो मैं कह सकता हूं ऐसे केस में क्या होगा,
इससे केस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। ठीक, तो मैं कह सकता हूं, मान लेते हैं सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, राइट, वो हो गया, मैं इसको लिख देता हूं सॉल्यूशन ऑफ वेपर प्रेशर, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो बच्चों आप समझ रहे हो कि पी नॉट माइनस पी एस क्या होगा। भैया जो ज्यादा है उसको पहले लिख रहा हूँ, जो बाद है उसको बाद में लिख रहा हूँ, आप चाहे तो मॉड लगा लो, विल बी प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये तो समझते हैं, माइनस किया तो लोअरिंग होगी ना भाई। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, डिवाइड करता हूं, तो बच्चों आप इसको क्या कहोगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बच्चों ये ही होती है आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, आई होप दिमाग में गुजरी है बात कि ये लोअरिंग है, ये रिलेटिव लोअरिंग है, थोड़ा में डिफरेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं चला देने का सवाल में, एक लोअरिंग एक रिलेटिव लोअरिंग, राइट। आई होप आपको इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, ओके। तो ये हो गई कहानी भाई, हम रिलेटिव लोअरिंग की यहाँ पे बात करें, ओके। अब इसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, ओके, समझने की कोशिश करते हैं। नहीं, और मेरे पास स्पेस कम है, आप मैनेज करना इसको, राइट। वैसे रिकॉर्डेड है, आप पीछे कर सकते हो जब चाहे। तो अब मेरे को पता है कि डाल्टन कहता है पार्शियल प्रेशर जो है, जो भी पार्शियल प्रेशर है, लेट्स से मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहता हूं भाई किसी भी समय पे, तो जब पार्शियल प्रेशर निकलेगा, राइट, वो कैसे निकलेगा, पी नॉट, सॉल्वेंट की बात करो, कैसे निकलेगा, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट जो ओरिजिनल प्रेशर था इनटू अब जो उसका मोल फ्रैक्शन है, राइट, ऐसे निकालोगे पी ए, ऐसे तो निकलेगा पी ए, पार्शियल प्रेशर ए क्या हमारा यहाँ पे, ए हमारा सॉल्वेंट है। तो बच्चों आप ध्यान रखोगे थ्रू आउट में क्या करूंगा, ए को सॉल्वेंट मान के चलूंगा और बी को सोल्यूट मान के चलूंगा। तो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ये टर्मिनोलॉजी फिक्स कर दी आज से, ए हमारा सॉल्वेंट है और बी हमारा क्या है, सोल्यूट। इसको आप हमेशा ध्यान रखें, ए हमारा सॉल्वेंट है। अच्छा, हम सबको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है बच्चों, 1 होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों का सम 1 होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी ए बराबर पी नॉट ऑफ ए, पी नॉट लिख देता हूँ यार, सॉल्वेंट तो एक ही है ना, सॉल्वेंट है नहीं, तो वोलेटाइल है, एक नॉन वोलेटाइल है, तो टेंशन नहीं है, पी नॉट मतलब सॉल्वेंट की बात हो रही है, इनटू 1 माइनस एक्स बी। इसलिए मैंने सॉल्वेंट के प्रेशर की बात करी, बस सॉल्यूट का कोई प्रेशर होगा ही नहीं, वो तो वोलेटाइल है ही नहीं, वो तो वेपराइज हो ही नहीं रहा। मैं इसको लिख सकता हूं क्या, पी ए बराबर पी नॉट माइनस पी नॉट एक्स बी। बच्चों यहां से आप देख रहे हो एक्स बी किसके बराबर आ जाएगा, पी नॉट माइनस, और बच्चों ये जो सॉल्वेंट का प्रेशर है यही सोल्यूशन का प्रेशर होगा, इसको आप पीएस लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि बच्चों सोल्यूशन का प्रेशर इस समय सॉल्वेंट का ही प्रेशर है भाई, क्योंकि जो भी वेपर में जा रहा है, मैंने आपको शुरू में समझा दिया, वो सॉल्वेंट जा रहा है, तो मैं चाहे पीए लिखूं, मैं चाहे पीएस लिखूं, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वेपराइज होने वाला कंपोनेंट वो सिर्फ सॉल्वेंट है, तो जो सॉल्वेंट प्रेशर एग्जर्ट करेगा वही सोल्यूशन का उस समय प्रेशर होगा। तो मैं चाहे पीए लिखूं, मैं चाहे पीएस लिखूं, मैं सकता हूं ये कितना होगा, पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट। अभी अभी आपने कहा था कि ये वैल्यू जो, अब देखो बराबर है कि नहीं, तो मैं कह सकता हूं कि ये कुछ और नहीं है, ये ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होती है, मैथमेटिकली देखोगे तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू, ये है सॉल्यूट, सॉल्वेंट नहीं है। तो आप इसको समझो, अगर सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है तो आपने सोल्यूट का अमाउंट बढ़ाया, तो बच्चों ये वैल्यू बढ़ेगी, राइट, ये बढ़ा तो ये बढ़ेगा। ये बढ़ने का मतलब क्या है, ये बढ़ने का मतलब है कि सॉल्यूशन का प्रेशर कम हो रहा है। एंड लॉजिकली सोचो, जितना ज्यादा आप नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ऐड करोगे उतना ज्यादा सॉल्यूशन का प्रेशर कम होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे आप एक्स भी बढ़ाओगे वैसे वैसे पी एस कम होता चला जाएगा। और लॉजिक भी यही कहता है कि जैसे जैसे आप नॉन वोलेटाइल बढ़ाते हो वैसे वैसे वोलेटाइल कंपोनेंट कम होने की वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज होता चला जाता है। और ये है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसको थोड़ा और समझा देता हूँ, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, अक्सर लोग यहाँ पे बात खत्म कर देते हैं, ऐसा नहीं, राइट। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। अब बच्चों मान लो
अक्सर हम जो सवाल डील करते हैं ना उसमें दिया होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है एंड दैट इज इक्वल टू एक्स बी। अब अक्सर दिया होता है कि जो सोल्यूशन नहीं भी दिया होता तो हम ऐसा मान लेते हैं कि सोल्यूशन जो है ना वो डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट। तो मुझे जब सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है ना तो हम क्योंकि हम एक्स बी को ऐसे लिखते हैं एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट। और क्योंकि सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो हम मान के चलते हैं कि सॉल्वेंट सोल्यूट से बहुत ज्यादा है तो सोल्यूट नेग्लिजिबल। सोल्यूट क्या है? नेग्लिजिबल। तो बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन बी बाय, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे सवालों में आप देखते हो ये सवाल का फॉर्मूला लग जाता है, राइट। ये कब? जब सोल्यूशन डाइल्यूट है। अब जो बहुत से सवालों में क्या होता है कि ये दिया ही नहीं होता कि सोल्यूशन डाइल्यूट है या नहीं है, तो बच्चे अक्सर मेरे से पूछा करते हैं कि सर उस केस में क्या करें, तो उस केस में हम किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मैं आपके लिए एक ऐसा फॉर्मूला बना देता हूँ जहाँ पे वो सोल्यूशन डाइल्यूट है या नहीं है उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, राइट। उससे किसी भी तरीके की कोई फर्क नहीं पड़ना है। फिलहाल ये बात आपको समझ में है, ठीक है? ओके। तो हम कोशिश करते हैं एक ऐसा फॉर्मूला बनाने की जहाँ पे सोल्यूशन डाइल्यूट है चाहे नहीं है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, फिर से चलते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या था? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, राइट। अच्छा बच्चों, तो आप जरा ध्यान दोगे, मैं इसको उलटता हूँ, राइट। तो क्या हो जाएगा? पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस बराबर क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी विच इज नथिंग बट इक्वल टू 1 प्लस एन ए अपॉन एन बी। दिस implies that I can write this p naught minus p s minus 1 बराबर n a upon n b। लिख सकता हूँ। अगर आप इसको अब यहाँ पे माइनस करो, राइट, तो क्या आएगा? p naught minus p naught plus p s अपॉन क्या आ जाएगा? p naught minus p s which is n a upon n b। एंड आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से आप देख रहे हो क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से अगर आप इसको लिखो तो कितना आएगा? पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी। यही तो आएगा। अगर इसको मैं उल्टा करके लिख दूँ, तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस विच इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। तो मैंने वो प्रॉब्लम ही खत्म कर दी। मतलब अच्छा, ये रिलेटिव लोअरिंग नहीं कहूँगा मैं इसको, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में दी ही रिलेटिव लोअरिंग हुई है तब तो आपको वही यूज करना पड़ेगा कि वो डाइल्यूट है, आपको ही कंसिडर करना पड़ेगा। पर आपको ऐसा कोई शब्द नहीं यूज किया हुआ है, आपको खुद यूज करना है। आपको दो प्रेशर्स दे रखे हैं, एक सॉल्वेंट का एक सोल्यूशन का, तब आप मर्जी से ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या है? पी नॉट माइनस पी एस सी में, पर डिवीजन जो है मैंने पी नॉट की जगह किससे किया है? पी एस से किया है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली एन बी बाई एन ए लिख सकता हूँ। तो ये मेरा रिड्यूस्ड फॉर्मूला है। ये क्या है? रिड्यूस्ड फॉर्मूला। और जनरल है बच्चों, यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि सॉल्वेंट डाइल्यूट है या नहीं है। अच्छा बच्चों, इसे मैं आपको एक काम की चीज और बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया एन बी अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज ए अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। इस मोलर ऑफ सॉल्वेंट को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? मैं इसको लिखूंगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इंटू 1 अपॉन एम ए एंड दैट विल बी इक्वल टू क्या? ये क्या है बच्चों? ध्यान दो, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? मोलालिटी होती है। सो दिस इज नथिंग बट दी मोलालिटी। तुतला वाला। तो एक फॉर्मूला और हो गया आपके पास मोलालिटी कैलकुलेट करने का कि आप रिलेटिव लोअरिंग को जैसे ही मोलर मास ऑफ क्या? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करते हो। किससे डिवाइड करते हो? सॉल्वेंट से डिवाइड करते हो, तो आपको क्या मिलता है? नॉट रिलेटिव लोअरिंग, इस वाले फॉर्मूले को पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस को जब आप मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करते हो तो आपको डायरेक्टली यहाँ से मोलालिटी निकल के आती है। तो जरा बच्चा बताओ, हमें ये बात यहाँ तक आज की समझ में आई है कि नहीं आई? समझ में आ रही है पक्का? आप एक बार फिर से ढंग से इसको पॉज करके आराम से तसल्ली से देखो मैंने कैसे डिराइव किया, किस तरीके से मैंने चीज़ों को चलाया है और हम किस तरीके से सोल्यूशन को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही।
अपन अब आगे क्या करेंगे, अपन सबसे पहले तो आगे जाके इसके कुछ सवाल भी देखेंगे और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि अगर दोनों के दोनों वोलेटाइल है तो उस केस में अपन क्या करते हैं। तो वोलेटाइल जब वोलेटाइल में मिक्स होगा तो क्या करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि जब गैस लिक्विड में जा रही है तब क्या करना पड़ेगा। तो और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। फिलहाल हम आज के लिए इतना लिमिट करते हैं, आप इतना समझ जाओ ताकि हम आगे की चीज़ों को समझ भी तो पाए, ठीक है ना। तो तब तक के लिए देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, यही एम है हमारा, राइट। और अगर आपको बच्चों ये बात समझ में आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है ना। आप ही लोगों के प्यार से ये चैनल आगे बढ़ेगा और ये चैनल बना ही सिर्फ इसलिए है ताकि इस संकट की घड़ी में, इस मुश्किल में हम किसी तरीके का गैप क्रिएट ना करें, राइट। तो आपकी जिस जिस तरीके की डिमांड्स मेरे पास आती है मैं उस तरीके से वीडियोस को बनाता चला जाता हूँ। पहले मेरे पास कोऑर्डिनेशन की आई थी, मैंने आपको कोऑर्डिनेशन का काफ़ी कंटेंट दे दिया। अब मेरे पास बच्चों के सोल्यूशन को लेकर आ रही है, तो सोल्यूशन को लेकर सर बना दीजिए, तो मैंने सोल्यूशन शुरू किया, राइट। सो थैंक यू, अलविदा।